साथियों, क्या पाकिस्तान से बड़ा अब खतरा बन चुका है बांग्लादेश? आज की वीडियो में ऐसे 5 बड़े संभावित खतरों की बात करेंगे जो बांग्लादेश से पनप रहा है भारत की तरफ। पूरी डिटेल एनालिटिकल वीडियो होने वाली है, इन तक जरूर देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन से रिलेटेड। साथ ही साथ इस रीजन में जो जियो पॉलिटिक्स घटनाएं हो रही हैं और हो सकती हैं उनको हम लोग अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, एक भी पॉइंट मिस मत करना। इन तक आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या खतरा हो सकता है भारत और बांग्लादेश को लेकर के। वैसे तो बांग्लादेश को आपको इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार बता रहा हूँ मोटा मोटा। बांग्लादेश आप देखोगे तो भारत के पूर्व में पड़ता है, पूर्वोत्तर राज्यों और भारत के पूर्वी राज्यों के बीच में पड़ता है। तो ये बांग्लादेश जो है किस प्रकार से थ्रेट बन रहा है आज की वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं खतरा नंबर 1 से। सबसे बड़ा खतरा यह है नॉर्थ ईस्ट को लेकर। भारत के नॉर्थ ईस्ट पर बांग्लादेश की बुरी नजर है। आपने देखा पिछले दिनों में कई इसके छुटभइये नेता जो हैं वो ग्रेटर बांग्लादेश के सपने देखने वाले मैप जारी कर रहे थे। उसमें से एक दो तो निपटा भी दिए गए, एक दो पर और हमला हुआ, लेकिन अभी बचे हुए हैं। पता लगा अभी अभी एक रिसेंट घटना है कि इसके कान पे गोली लग गई है, लेकिन ये बच गया, मतलब कान से गोली होकर के निकल गई। और ये तो सिंगापुर में भी इलाज इसका ना हो सका। खैर, इसके ऊपर अटैक जो हुए इसको लेकर के सेंटिमेंट भी वहाँ पर हाई हुआ, लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, वहाँ पर वायलेंस हो रहे हैं, लगातार हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। ये लोग जब भी कुछ पाते हैं, जब भी इन पर कोई सार होता है तो ये लोग उसका बदला वहाँ के जो अल्पसंख्यक है, हिंदू हैं माइनॉरिटी के रूप में, उन पर ये लोग उतारते हैं। तो आपने देखा कितनी दुर्दांत घटनाएं हुई, लाखों लोगों का हुजूम इसकी जनाजे में आया। लेकिन बाद में ये पता चला, वहाँ के एक्सपर्ट्स द्वारा ये कहा जा रहा है, ये जो छुटभइये नेता थे इनके पीछे बड़ी साजिशें लगी थी। इनके पीछे चाइना, पाकिस्तान की आईएसआई, अमेरिका की सीआईए, ये सब लगी हुई हैं, जिससे बांग्लादेश की आड़ में भारत से यहाँ जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ाया जाए, भारत को और हथियार बेचे जाए, या फिर भारत दबाव में आए, अमेरिका की बातें सुनने लगे, अमेरिका की तरफ जाए। क्योंकि भारत जब 3 फ्रंट से डरेगा, चाइना से डरेगा, चाइना से थ्रेट मिलेगा, बांग्लादेश से थ्रेट मिलेगा, पाकिस्तान से मिलेगा, तो भारत जो है अमेरिका में अपनी आवाज़ उठाने जाएगा। तब अमेरिका धीरे से अपना हथियार बेच देगा। इसलिए अमेरिका भी चाहता है कि ये अनस्टेबल रहे। खैर, तो ये लोग क्या सपना देख रहे हैं कि ये पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों को अलग कर देंगे। यहाँ जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो कि बहुत ही पतला, बहुत ही सकरा है, केवल 22 से 30 किलोमीटर चौड़ा है, इसे भारत का चिकन नेक कहते हैं, इसको ये लोग अलग कर देंगे, जिससे भारत की कनेक्टिविटी पूर्वोत्तर राज्यों से हट जाएगी। तो इससे ये लोग पूर्वोत्तर पर कब्जा कर लेंगे और फिर उसमें कुछ हिस्सा चाइना में बांट देंगे, कुछ हिस्सा बांग्लादेश में आ जाएगा, पाकिस्तान का इसमें आ जाएगा। ये लोग सपने देख रहे हैं। तो पहला खतरा तो ये है। अच्छा, 7 सिस्टर जिनको नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पूर्वोत्तर में 7 भारतीय राज्य हैं। ये इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहा जाता है। इन 7 सिस्टर को लेकर के इनके जो युवा नेता हैं, सो कॉल्ड, या कहें आतंकवादी भी कह सकते हो, क्योंकि अभी ये जब मोहम्मद यूनुस की सरकार आई तभी ये लोग जेलों से छूटे हुए हैं, जो उपद्रव मचा रहे हैं वहां पर। तो ये सब इसको 7 सिस्टर्स को कहते हैं। खुलेआम की भारत की 7 सिस्टर को हम लोग हड़प लेंगे। भाई भूलो मत, 7 सिस्टर हैं तो 21 भाई भी हैं। 21 भाई के साथ साथ 8 जो हैं वो चचेरे भाई भी हैं। ये सब मिलकर बड़ी मार मारेंगे। क्या पता कल तुम भी कोई रिश्ते में आने लगो भारत के, है ना, मतलब मिला लिए जाओ भारत में। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। खतरा नंबर 2 पर बात करते हैं। खतरा नंबर 2 ये है कि बांग्लादेश जो है ये भारत के खिलाफ तीसरा मोर्चा आज के टाइम पर खोल चुका है। मतलब ओपन थ्रेट मिल रहा है। जैसे एक एनिमी कंट्री होती है, जैसे एक दुश्मन देश होता है, वो हमेशा थ्रेट देता रहता है, हमेशा कहता रहता है हम हमला करेंगे, या हम लड़ने के लिए तैयार हैं, या हम तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम्हारी नीतियों के खिलाफ हैं, तुम्हारी सरकार के खिलाफ हैं। तो समझो एक दुश्मन देश वो भी बन गया है। शेख हसीना जब तक थी तब तक तो भारत फ्रेंडली मुल्क था। 1971 में जब आज़ाद हुआ बांग्लादेश, जब पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान से आज़ाद कराया गया, भारत का बड़ा हाथ था, बड़ा योगदान था। उस टाइम पर भी 3 फ्रंट पे भारत था। कहने को तो एक ही देश था, पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, लेकिन था तो 2 फ्रंट से ना। और एक फ्रंट उधर चाइना था। 1962 में भारत को हरा भी चुका था, काफ़ी सारी ज़मीनें भी कब्जा चुका था। तो 3 फ्रंट तब भी था 1971 के पहले। लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश को इधर नया बना दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान को हटा दिया गया, 93,000 सैनिकों को सरेंडर करा दिया गया, तब ये हुआ कि चलो भाई अब यहाँ से खतरा नहीं है, यहाँ पर अपनी वाली सरकार आ गई है जो भारत के खिलाफ तो नहीं जाएगी। तो केवल 2 फ्रंट था। अब ये 2 फ्रंट लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन अभी 2024 में जो घटना हुई, शेख हसीना को वहां से हटाया गया, भगाया गया, उसके बाद से फिर वहां पर खतरा बढ़ गया। एक बार फिर से 3 फ्रंट हो गया। हालांकि अगर पूर्व अपने जो CDS थे जनरल बिपिन रावत जी, उनके अगर शब्दों में कहें तो 3.5 फ्रंट है।
0.5 फ्रंट तो देश के अंदर भी हैं, बहुत सारे स्लीपर सेल के रूप में। आपने देखा पिछले दिनों कितने जिहादी डॉक्टर निकले। खैर, अगर हम लोग अब इसमें 3 फ्रंट में देखते हैं, अगर भारत उलझता है तो किसकी कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। जैसे अगर हम लोग सैन्य ताकतों में देखें तो पहले नंबर तो आप जानते हो अमेरिका है, दूसरे पर रूस है और तीसरे नंबर पर चाइना आता है और चौथे नंबर पर भारत आता है। जब भी सबसे बड़ी मिलिट्री, सबसे पावरफुल मिलिट्री वगैरह की फोर्स की जब रैंकिंग आती है तो चौथी सबसे मजबूत सेना मानी जाती है भारत की। वहीं पर पाकिस्तान को 12वें पायदान पर रखा जाता है, बांग्लादेश को बहुत नीचे 35वें पायदान पर रखा जाता है। लेकिन बात यहाँ सिर्फ किसी एक से लड़ने की नहीं हो रही है, बात यहाँ हो रही है इन तीनों से लड़ने की, यानी 35वें नंबर वाले से भी, 12 नंबर वाले से भी और जो तीसरा नंबर वाला है उससे भी। तो यानी अगर इस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा कंपैरिजन करें एयरक्राफ्ट के मामले में, तो भारत के पास जहां 2229 एयरक्राफ्ट है, फाइटर प्लेन है, वहीं चाइना के पास 3309 है। वो अलग बात है कि चाइना की अलग अपनी टेंशन्स हैं, 17 देशों से वो उलझा हुआ है, जितने भी बॉर्डर कंट्री हैं उन सब से वो उलझा हुआ है। तो ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सब लोग इधर ही आ जाएंगे, है ना। चाइना देश भी तो बड़ा है भाई, अगर देखोगे मैप में तो 17 देशों से उसके अलग टेंशन है। तो ऐसा चाइना करेगा नहीं कि सब के सब एयरक्राफ्ट इधर भेज दे। पाकिस्तान जो है 1399 है, कम है, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन इधर भारत ही है। हालांकि अब अफगानिस्तान को भी इसलिए टाइट किया जा रहा है कि थोड़ा उधर से भी खुरापात करते रहो, इनको टेंशन बनाए रखो, ऐसा ना हो कि ये सभी सेना यही इंडिया की तरफ डिप्लॉय करने। इधर बांग्लादेश है, बांग्लादेश के पास कहने को तो 214 एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये चारों तरफ भारत से ही घिरा है, इसको भारत से ही लड़ना है, यानी टोटल के टोटल 214 भारत से ही इसको कॉम्बैट करने के लिए रखा हुआ है। खैर, नेवल फ्लीट पर आए अगर, तो पाकिस्तान की नेवल फ्लीट बहुत बड़ी है, 754 यहाँ पर नेवल फ्लीट में है और भारत के पास 293 मात्र हैं। अब नेवल फ्लीट का अगर देखोगे तो जो चाइनीज नेवी है इसका 2 ही सबसे बड़ा थ्रेड है, या तो ये ताइवान सेक्टर में उधर जापान और ताइवान को इधर मैनेज करने के लिए अपना लगाया हुआ है, या तो इधर इंडिया की जासूसी करने के लिए श्रीलंका के आसपास ही बिछाए रखता है अपना। तो ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारत के लिए ही यूज करता है। पाकिस्तान के पास 121 है, पाकिस्तान की नेवी मतलब खत्म, कोई मतलब नहीं। बांग्लादेश के पास भी 118 है, इसका भी मतलब खत्म, इसका भी मतलब कोई नहीं है, ठीक है ना। एक बार इनको डांट दो तो ये भाग जाएंगे। खैर, अब बात करते हैं तीसरे खतरे की। तीसरा खतरा सबसे बड़ा है, रेडिकल इस्लामिज्म। यहाँ पर बांग्लादेश में अब इस्लामिक कट्टरपंथियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान का जो आतंकी संगठन है लश्कर-ए-तैयबा, इसका जो सीनियर कमांडर है सैफुल्ला सैफे, इसने दावा किया है कि अब ये पाकिस्तान से रास्ते नहीं, ये बांग्लादेश के रास्ते से घुसपैठ करेगा। इसने कहा कि हाफिज सईद खाली नहीं बैठे हैं, वो बांग्लादेश के रास्ते पर भारत की हमले की तैयारी कर रहे हैं। जब जब ये लोग अपनी पब्लिक में, अपने आवाम में ये लोग वहाँ ऐसे रेडिकल टाइप के जो बयान देते हैं, स्पीचेस देते हैं, तब तब ये लोग कोई ना कोई बड़ा अटैक की प्लान कर रहे होते हैं या उसको मतलब एग्जीक्यूशन को ऑर्डर दे चुके होते हैं। तो वो वहीं पर मतलब बड़बोलापन होता नहीं कि चिल्ला देना, तो जा करके अपने आवाम को, अपनी पब्लिक को बोलते हैं हम इसका बदला लेंगे। अभी अभी आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में जो ये था मसूद अजहर मौलाना, उसके परिवार के 13 लोग निपट गए थे उसमें। वो पता नहीं कैसे बिल में घुस गया, बच गया, लेकिन परिवार के लोग 13 लोग निपट गए एक ही साथ। तो अब ये बार बार ये कह रहे हैं कि हम उसका बदला लेंगे, बदला लेंगे। किस हिसाब से बदला लेंगे अब देखा ही जाएगा। तो खैर, अब यहाँ पर जो अब लोकल जो एक्सपर्ट्स हैं बांग्लादेश में, वो भी अब खुलकर कहने लगे हैं कि जो इस्लामिक कट्टरपंथी या जो ऐसे क्रिमिनल टाइप के लोग थे जो जेलों में भर रखे थे, शेख हसीना के जाने के बाद जेलों से उनको छूट दे दी गई। आपको याद होगा मोहम्मद यूनुस जब आए थे तो ऐसे हजारों लोगों को, हजारों कैदियों को छोड़ा गया था उसी टाइम पर, जिस टाइम पर विद्रोह चल रहा था। तो वो लोग निकल करके और बड़ा विद्रोह बना दिए, और वही लोग हैं आज जो पता लग रहा है कि वहाँ दंगे फसाद करने में भी काम आ रहे हैं। साथ ही साथ अवामी लीग हो, उसके कोई भी मोनूमेंट्स हों, या फिर इसके जो शेख मुजीबुर रहमान के कोई भी चित्र या कोई भी मूर्तियाँ हों, ये सब तोड़ना हो, ये शेख हसीना को बुलाना और मारना हो, हिंदुओं पर अत्याचार करना हो, ये ऐसे ही क्रिमिनल्स कर रहे हैं। मतलब ये लोग यहाँ पर इस्लामिक कट्टरपंथी को बढ़ावा देने के प्रयास में हैं और क्रिमिनल्स को इसके लिए छोड़ दिए हैं खुले मैदान में। तो इसलिए अब ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है और ये सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ करने के लिए ही यहाँ पर साजिश रची जा रही है। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जायक का भी यही दावा है सेम, कि अलकायदा वगैरह लगे हैं। खतरा नंबर 4 है बांग्लादेशी पोर्ट्स, एयरबेस, इन सब पर चाइना का कब्जा बढ़ता जा रहा है।
चाइना जो है इन्वेस्टमेंट के नाम पर, लोन के नाम पर, यहाँ के एयर बेसिस पर, यहाँ के पोर्ट्स पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमा रहा है। चाइना जैसे डेप ट्रैप में फंसाता है, दुनिया के बहुत सारे देशों को फंसा चुका है ऑलरेडी, बहुत सारे अफ्रीकी देशों को, बहुत सारे एशियाई देशों को, श्रीलंका का हम्बन टोटा वगैरह द्वीप आपने देखा। तो ऐसे ही अब बांग्लादेश पर पीछे लग गया है। जहाँ जहाँ भी गरीबी दिखती है, जहाँ जहाँ भी पैसे की कमी दिखती है, वहाँ ये पैसा फेंकता है और एग्रीमेंट साइन करा लेता है। बहुत ही हैवी अमाउंट पर, इंटरेस्ट पर इनको लोन दे देता है, क्योंकि ऐसे देशों को ना लोन ना IMF से मिल पाता है आसानी से, ना वर्ल्ड बैंक से मिल पाता है, ना कोई और देश देने के लिए तलाश में रहता है। हाँ, हेल्प मात्र के लिए, सहारा मात्र के लिए भारत जैसे देश ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट दे देते हैं, कुछ ना कुछ मदद दे देते हैं। लेकिन चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है हम लोन तो देंगे लेकिन हमारा इंटरेस्ट इतना रहेगा, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, इसके अलावा ये एग्रीमेंट रहेगा, अगर इंटरेस्ट नहीं चुका पाओ तो इसका हम कब्जा कर लेंगे। ऐसे ही करते करते ये हम्बन टोटा और ये बहुत सारे अफ्रीकी देशों के द्वीप ये सब कब्जा लिया है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखो तो लाल मोनिरहाट एयरबेस है, इसके अलावा मोंगला पोर्ट है और चटगांव पोर्ट है। इन सब पर आज के टाइम पर चाइना का खतरा, चाइना का मतलब आधिपत्य बढ़ता चला गया है। $370 मिलियन यानी करीब 3.3 हजार करोड़ रुपए निवेश करने की बात की गई है, चीन मोंगला पोर्ट में करेगा। ऐसे ही त्रिपुरा के पास में जो एक पोर्ट है चटगांव पोर्ट, यहाँ पर चीन ने सबमरीन बेस, रिसर्च वेसल और सर्विलांस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखे हैं। तो यानी चाइना का यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी तेजी से बढ़ता जा रहा है और बांग्लादेश को मिला करके ये भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है। तो आप देख पाओगे 72% हथियार भी जो है बांग्लादेश का ये चाइना से ही आया हुआ है 2019 से 2023 के बीच में। तो चीन ने हथियार भी खूब बेचे हैं। अभी रिसेंटली भी इसने कहा है कि जब ये गए थे अभी मोहम्मद यूनुस उससे फाइटर प्लेन खरीदने के लिए, तो उसमें भी ये बातचीत हुई कि भाई फाइटर प्लेन और देंगे हम, बहुत औने पौने दाम पर दे देंगे। ये ऐसा इसलिए करता है कि बस जो खर्चा बर्चा आया है जो उसको बनाने में, बस वही उतना दे दो, बस हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए बस, लेकिन तुम खड़े रहो, भारत को तुम इसे दिखाते रहो, थ्रेट दिखाते रहो, भारत को टेंशन बना करके रखो। इसलिए यहाँ पर ये देता है चाइना पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश को भी। पांचवें खतरे पर आते हैं। धर्म के नाम पर पाकिस्तान आज बहुत बड़ा दोस्त बन गया है। कहता है इस्लाम इस्लाम भाई भाई, हम लोग दोस्त बन जाते हैं। इसके और भी बहुत सारे दोस्त, 57 देश हैं भाई इस्लामिक कंट्रीज़ में, और कोई देश दोस्त तुम्हारा क्यों नहीं बनता है? बहुत सारे मुद्दे में सब लोग अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि तुम क्या करते हो, तुम आतंकवादी हो, तुम जो है केवल आतंकवाद को परोस सकते हो, आतंकवाद को ही यहाँ पर पनपा सकते हो। तो देखो 1971 में जिससे डर करके बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, जिससे डर करके बांग्लादेश भारत की शरण में आया और कहा कि भाई आज़ादी हमको दिलाओ, यहाँ पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, बहुत सारे यहाँ घुसपैठ हो रही थी इंडिया में, उसी बात का खतरा फिर बढ़ते चला जा रहा है। मतलब पहले जब पूर्वी पाकिस्तान था, पाकिस्तान इसको बिल्कुल, इन लोगों को पाकिस्तानी मानता भी नहीं था ढंग से, सही से, और इनको बस जीने खाने भर का दे देता था, जानवरों वाला चारा भेजता था, जानवरों वाला राशन भेजता था। वही बांग्लादेश अब फिर से पाकिस्तान की गोद में जा रहा है। अभी आपने देखा पिछले महीनों में कुछ एक्टिविटीज़ देखी गई कि 1971 के बाद पहली बार PNS सैफ नाम का पाकिस्तानी वो था युद्धपोत, वो पहली बार पहुंचा था चटगांव पोर्ट में। 1971 के बाद दोबारा अब जाकर दिखाई दिया। इसके अलावा पाकिस्तान के कई बड़े बड़े अधिकारी जो हैं ये जाकर के बांग्लादेश का दौरा किए, बांग्लादेश में जाकर के रिलेशन सुधारे। ये तब जब शेख हसीना वहाँ से चली गई और मोहम्मद यूनुस आया तब। छठा खतरा, भारत में अवैध घुसपैठ। ये तो बहुत तेज़ी से बढ़ ही रहा था, हालांकि अब इस पर कंट्रोल आया है। SIR होने की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ से भाग रहे हैं, बहुत सारे लोग को भेजा जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी, क्योंकि देखो भारत और बांग्लादेश के बीच ना 4,096 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर, सोचो 4,000 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर, इस पर पूरा का पूरा फेंसिंग अभी तक हो नहीं पाया है। पॉसिबल ही नहीं है इतना बड़ा फेंसिंग करना, मतलब बहुत बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो इसलिए बहुत सारी जगहों पर अभी फेंसिंग नहीं होने की वजह से घुसपैठ और भी अभी भी बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसे में अब भारत के राज्य सतर्क हो रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट सतर्क हो रही है, असम की गवर्नमेंट उधर सतर्क पड़ी हुई है। तो ऐसे में यहाँ से घुसपैठ ना सिर्फ रोकी जा रही है, बल्कि जो घुसपैठी आए हुए हैं, घुसे हुए हैं, उनको भेजा भी जा रहा है, दोबारा से डिपोर्ट भी किया जा रहा है। तो अवैध प्रवासियों को घुसपैठ भी एक बड़ा खतरा है। तो ये 6 बड़े खतरे हैं। अब भारत इसको कैसे कैसे काउंटर करेगा इसको जानते हैं, ठीक है। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं लाइक किया है उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब देखते हैं भारत बांग्लादेश को काउंटर कैसे कर सकता है।
पहला, इसके लिए भारत ने जैसे ही शेख हसीना की सरकार गई, शेख हसीना भारत की शरण में आई, भारत तुरंत एक्टिव हो गया। भारत को पता था ये लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्योंकि उस टाइम पर ही यहाँ भारत विरोधी दंगे हो रहे थे, शुरू हो गए थे। तो और इंडिया को भी पता था कि अब आगे कैसा यहाँ पर स्थिति होने वाला है। तो 3 नई गैरिसन उसी टाइप से बनाना शुरू कर दिया भारत ने यहाँ छोपरा में, किशनगंज में और धुबरी में 3 गैरिसन बनाना शुरू कर दिया। बिहार के किशनगंज, पश्चिम बंगाल के छोपरा और भारत बांग्लादेश के बॉर्डर के पास में कई और फॉरवर्ड बेस बनाना शुरू कर दिए, जिससे रियल टाइम अगर कुछ भी ऐसी सिचुएशन आए तो तुरंत वहीं से अटैक किया जा सके। इसके अलावा बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी गई। 4000 किलोमीटर से लंबी जो सीमा है उन पर बहुत चौकस तरीके से बीएसएफ के जवान तैनात कर दिए गए। छुट्टियां वगैरह बहुत सारी कैंसिल कर दी गई कि अब एक्टिव रहो, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। इसलिए यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल कर दिए गए जो बीएसएफ के जवान हैं उनकी वर्दियों में भी, कि पूरा अच्छे तरीके से निगरानी हो सके, किसी भी प्रकार से कोई बच ना पाए। इसके अलावा अवैध प्रवासियों को वापसी का पूरा एक मुहिम चला करके कि जितने अवैध हैं प्रवासी उनको तुरंत यहाँ से भेजा जाए, वहाँ डिपोर्ट किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे कदम लिए जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी बांग्लादेश को थ्रेट के रूप में देखते हुए। लेकिन कुछ और मुद्दों पर भी काम करना चाहिए। इंडिया को अब यूएन में भी ऐसा मुद्दा उठाना चाहिए, बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा उठाना चाहिए। साथ ही साथ बांग्लादेश अपना पड़ोसी है, अगर वो अनस्टेबल रहेगा तो वो अनस्टेबिलिटी की छाप कहीं न कहीं छिट्टे पड़ेंगे भारत पर भी, इसलिए इस मुद्दे को यूएन में भी उठाना चाहिए। साथ ही साथ किसी ऐसे बड़े स्ट्राइक के लिए भी तैयार रहना चाहिए जहां पर ऐसा लगे कि ये लोग कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं या करने की फिराक में हैं, क्योंकि ये लोग ना बात बात पर लाखों की संख्या में इकट्ठे हो जा रहे हैं। तो लाखों की संख्या में अगर इकट्ठे होकर किसी भी बॉर्डर की तरफ अगर घुस पड़ेंगे तो कितने भी ये सब जवान लगाओगे। तो ऐसे में उस सिचुएशन के लिए भी इंडिया को तैनात रहना चाहिए। टैंक तोप वगैरह भी लेकर के तैयार रहो कि घुसें तो पहले उड़ाओ इनको। तो फिलहाल ये थी वीडियो, आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की अपनी ई बुक आ चुकी है, वार्षिकांक है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर आपको यहाँ पर दिया गया है टॉपिक वाइज ई बुक में। चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर कंटेंट तैयार है। यहाँ पर जितने क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के सामने लिखे गए हैं, किस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, कितने टेबल, कितने चार्ट, कितने ग्राफ, ये सब दिए गए हैं। और इसके अलावा राज्य रिलेटेड स्टैटिक जानकारी, ये सब कुछ आपको दिया गया है। बजट हो, लोकसभा हो, अच्छे तरीके से खेल खिलाड़ी पुरस्कार, सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाएं सब दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये पूरे साल भर का आपका ब्रह्मास्त्र है। ये करंट अफेयर की ई बुक आप मात्र 99 में प्राप्त कर सकते हो। ये ई बुक आपको मिलेगी कहाँ पर? ये ई बुक मिलेगी आपको MZT ऐप पर। MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ऐसे तमाम ई बुक्स वहाँ पर मंथली, 6 मंथ की, ईयरली सब मिल जाएगी आपको। इसके अलावा आप UPI के माध्यम से भी ले सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप व्हाट्सएप कीजिए और पूछिए कैसे UPI के माध्यम से ले सकते हैं, तो आपको व्हाट्सएप पर ही ई बुक भेज दी जाएगी। थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।